नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में जलवायु शिखर सम्मेलन से अलग संवेदनशील द्वीपीय देशों के लिए अवसंरचना IRIS पहल का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन से अलग इस्राइल और नेपाल के प्रधानमंत्री, यूक्रेन के राष्ट्रपति तथा उद्योगपति बिल गेट्स से मुलाकात की। COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के पहले बड़े समझौते में 100 से अधिक वैश्विक नेताओं ने 2030 तक वनों की कटाई रोकने और वनों का दायरा बढ़ाने का वायदा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोविड के कम टीकाकरण वाले जिलों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। उपचुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की पूर्वोत्तर राज्यों और बिहार में एक तरफा जीत, भाजपा ने मध्य प्रदेश और असम में, तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में और कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में अधिकतर सीटें जीती। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 106 करोड़ 88 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.21%। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने उपभोक्ताओं से धनतेरस और दिवाली पर BIS पंजीकृत आभूषण निर्माताओं से सिर्फ हॉलमार्क वाले आभूषण खरीदने का अनुरोध किया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सेना के सबसे बड़े अस्पताल में 2 धमाकों में 19 लोग मारे गए, 50 घायल। और T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया। कल भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से। समाचार संध्या में मनोज के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के 26वें शिखर सम्मेलन COP26 से अलग आज संवेदनशील द्वीपीय देशों के लिए अवसंरचना IRIS पहल का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य विकासशील छोटे द्वीप देशों में लचीली, सतत और समावेशी अवसंरचना के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण के माध्यम से सतत विकास करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि IRIS की शुरुआत से सर्वाधिक संवेदनशील देशों के लिए कुछ करने की नई आशा, विश्वास और संतोष मिला है। पिछले कई दशकों में हुई स्वार्थपूर्ण व्यवहार की वजह से प्रकृति का जो अस्वाभाविक रूप सामने आया है, उसका परिणाम आज निर्दोष स्मॉल आइलैंड स्टेट्स झेल रहे हैं। और इसलिए मेरे लिए CDRI या आइरिस सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है, बल्कि ये मानव कल्याण के अत्यंत संवेदनशील दायित्व का हिस्सा है। ये मानव जाति के प्रति हम सभी की कलेक्टिव जिम्मेदारी है। ये एक तरह से हमारे पापों का साझा प्रायश्चित भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ऐसे छोटे द्वीप देशों के लिए विशेष आंकड़े एक ही जगह उपलब्ध कराएगा। भारत की स्पेस एजेंसी ISRO सीड्स के लिए एक स्पेशल डेटा विंडो को निर्माण करेगी। इससे सीड्स को सैटेलाइट के माध्यम से साइक्लोन, कोरल रीफ मॉनिटरिंग, कोस्टलाइन मॉनिटरिंग आदि के बारे में टाइमली जानकारी मिलती रहेगी। फ्रेंड, आइरिस के साकार करने में CDRI और सीड्स दोनों ने मिलकर काम किया है। ये को क्रिएशन और को बेनिफिट्स का अच्छा उदाहरण है। IRIS के शुभारंभ के लिए ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के संयुक्त आयोजन में 100 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए।
फिजी, जमैका और मॉरिशस सहित विकासशील छोटे द्वीपीय देशों के नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन से अलग आज कई वैश्विक नेताओं के साथ बैठक की। श्री मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और उच्च प्रौद्योगिकी के साथ ही नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत की। श्री मोदी ने यूक्रेन के प्रधानमंत्री वोलोडिमीर जेलेनेस्की के साथ द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय मुद्दों के बारे में विचार विमर्श किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच कोविड महामारी के दौरान कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्रों को परस्पर आधार पर मान्यता दिए जाने की सराहना की। श्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर विचार किया। दोनों नेताओं ने जलवायु, कोविड पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स के साथ भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने सतत विकास को और आगे बढ़ाने तथा जलवायु परिवर्तन में कमी लाने के तरीकों के बारे में विचार विमर्श किया। विश्व के 100 से अधिक देशों के नेताओं ने शिखर सम्मेलन में पहला बड़ा समझौता किया है। इसमें 2030 तक वनों की कटाई रोकने और वनों का दायरा बढ़ाने का वायदा किया गया है। समझौते पर ब्राजील ने भी हस्ताक्षर किए हैं, जहां अमेज़न के उष्णकटिबंधीय वन की कटाई की गई है। समझौते के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सार्वजनिक और निजी सहायता से 19 अरब 20 करोड़ डॉलर की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। विशेषज्ञों ने इस समझौते का स्वागत किया है, लेकिन ये चेतावनी भी दी है कि 2014 का समझौता वनों की कटाई की प्रक्रिया धीमी करने में असफल रहा था। उन्होंने कहा कि प्रतिबद्धताओं को वास्तविकताओं में बदलने की आवश्यकता है। पेड़ों के काटे जाने से धरती का तापमान बढ़ता है, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का बड़ी मात्रा में अवशोषण करते हैं। ग्लासगो में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन के आयोजक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि पहले से कहीं ज्यादा कुल 110 देशों के नेताओं ने इस ऐतिहासिक प्रतिबद्धता पर सहमति व्यक्त की है। धरती के बढ़ते तापमान को नियंत्रित करने की दिशा में ग्लासगो में 2 सप्ताह के शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन मुक्त देश बन जाएगा। वर्ष 2030 तक अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में से 1 अरब टन की कमी की जाएगी। कल शिखर सम्मेलन में श्री मोदी ने राष्ट्रीय वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए 5 मंत्रों का जिक्र किया। क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ये पंचामृत क्लाइमेट एक्शन में भारत का एक अभूतपूर्व योगदान होंगे। प्रधानमंत्री ने उन देशों पर दबाव बनाने की जरूरत बताई जो जलवायु वित्त की अपनी प्रतिबद्धता पूरी करने में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकसित देशों को जितनी जल्दी संभव हो सके 10 खरब डॉलर का जलवायु वित्त सुनिश्चित करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोविड के कम टीकाकरण वाले जिलों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में ऐसे जिले शामिल होंगे जहां 50% से कम पहली डोज दी गई है और दूसरी डोज भी पर्याप्त संख्या में नहीं दी जा सकी है। श्री मोदी झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और कम टीकाकरण वाले अन्य राज्यों के 40 से अधिक जिलाधीशों के साथ बातचीत करेंगे। बैठक में इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत 106 करोड़ 88 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं।
पिछले 24 घंटों के दौरान 10,423 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर 98.21% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 113 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध करा चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के कोविड टीके कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन लगा चुके लोगों को ऑस्ट्रेलिया आने की अनुमति दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंजूरी के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का आभार व्यक्त किया। लोकसभा की 3 और 13 राज्यों की विधानसभा की 29 सीटों के उपचुनाव के परिणाम लगभग मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 1 लोकसभा सीट और 2 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस ने 1 विधानसभा सीट जीती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की नीतियों की जीत बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति मध्य प्रदेश की जनता का स्नेह, विश्वास और उससे भी आगे बढ़ के श्रद्धा का प्रतीक है। जन कल्याणकारी काम जो किए विकास के और जन कल्याण के केंद्र सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने, ये उन कामों पर मोहर है। असम में सत्तारूढ़ भाजपा ने विपक्ष से 3 विधानसभा सीट छीन ली हैं, जबकि उसकी सहयोगी यूपीपीएल ने 2 सीट बरकरार रखी हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थावरा मोरियानी और भवानीपुर से जीते, जबकि यूपीपीएल उम्मीदवार गोसाईगांव और तुमुलपुर सीट से विजयी रहे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने मंडी संसदीय सीट समेत सभी 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि ये नतीजे हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट जीत ली है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा की 4 सीटें जीत ली है। मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी ने 2 विधानसभा सीट जीत ली हैं। गठबंधन की सहयोगी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी ने 1 सीट जीती। मिजोरम में सत्तारूढ़ पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट ने कोलासीब जिले में तुईरियाल विधानसभा सीट जीत ली है। राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने वल्लभनगर और धारियावाड़ विधानसभा उपचुनाव की दोनों सीटें जीत ली हैं। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार एताला राजेंदर हुजूराबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में बढ़त बनाए हुए हैं। इन सीटों के लिए 30 अक्टूबर को मतदान हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में जलवायु शिखर सम्मेलन से अलग संवेदनशील द्वीप देशों के लिए अवसंरचना IRIS पहल का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन से अलग इजरायल और नेपाल के प्रधानमंत्री, यूक्रेन के राष्ट्रपति तथा उद्योगपति बिल गेट्स से मुलाकात की। COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के पहले बड़े समझौते में 100 से अधिक वैश्विक नेताओं ने 2030 तक वनों की कटाई रोकने और वनों का दायरा बढ़ाने का वायदा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कम टीकाकरण हुए जिलों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 106 करोड़ 88 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.21%। उपचुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की पूर्वोत्तर राज्यों और बिहार में एक तरफा जीत, भाजपा ने मध्य प्रदेश और असम में, तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में और कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में अधिकतर सीटें जीतीं। भारतीय मानक ब्यूरो
BIS ने उपभोक्ताओं से धनतेरस और दिवाली पर BIS पंजीकृत आभूषण निर्माताओं से ही सिर्फ हॉलमार्क वाले आभूषण खरीदने का अनुरोध किया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सेना के सबसे बड़े अस्पताल में 2 धमाकों में 19 लोग मारे गए, 50 घायल। और 2020 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया। कल भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। धनतेरस का पर्व आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही दीपावली से संबद्ध त्योहारों की श्रृंखला शुरू हो गई है, जो इस महीने की 6 तारीख को भैया दूज के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस के अवसर पर सभी के लिए सुख समृद्धि की कामना की है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे धनतेरस और दीपावली पर BIS में पंजीकृत आभूषण निर्माताओं से ही सिर्फ हॉलमार्क वाले आभूषण खरीदें। इस वर्ष 23 जून से देश के 256 जिलों में 14, 18 और 22 कैरेट के सोने से बने आभूषण और कलाकृतियों के लिए हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे आभूषण खरीदने से पहले 6 अंकों के कोड की जांच कर लें और खरीदे गए आभूषणों के लिए बिल जरूर लें। आज राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है। ये दिन धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेद के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता लाने और आयुर्वेदिक जीवन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है पोषण के लिए आयुर्वेद। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि आयुष संबंधी उत्पादों का बाजार $18 अरब को पार कर गया है। राजस्थान में जयपुर में श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश में आयुर्वेद को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 79 अरब 65 करोड़ रुपए की लागत के प्रस्तावों का अनुमोदन किया है। ये सभी प्रस्ताव मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत मंजूर किए गए हैं। इनमें भारत में डिजाइन, विकास और विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्थानीय कारोबारियों और स्व सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से विशेष रूप से महिला कारोबारियों को ई-कॉमर्स के दायरे में लाने में सहायता मिलेगी। इससे स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए ग्रामीण समुदायों की क्षमता मजबूत करने की दीनदयाल उपाध्याय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ तालमेल बनाने में मदद मिलेगी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि स्व सहायता समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और सरकार उनकी वार्षिक आय बढ़ाकर कम से कम 1 लाख रुपए करने का लक्ष्य बना रही है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और फ्लिपकार्ट के बीच साझेदारी इस प्रक्रिया में मदद करेगी। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक दुनिया के अब तक के सबसे महान संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए लेकर आता है प्रतिदिन इसी संघर्ष की एक झलक। 2 नवंबर 1929 महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, सरदार पटेल और अन्य प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं ने एक सम्मेलन में लॉर्ड इरविन की घोषणा के जवाब में दिल्ली स्टेटमेंट जारी किया था।
जिसे इरविन ने 31 अक्टूबर 1929 को पेश किया था। इसी दौरान साइमन कमीशन भारत के दौरे पर था और हर जगह उसका विरोध हो रहा था। साइमन कमीशन! भारत माता की जय! जहां पूरे देश में भारतीयों ने सर्वसम्मति से साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, वहीं लंदन में भी भारतीयों को रियायतें देने का विरोध हुआ और संसद में इस पर बहस हुई। इरविन की घोषणा ब्रिटिश नीति के अंतिम उद्देश्य में भारतीयों के विश्वास को बहाल करने का प्रयास था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी किया। गांधी जी ने बीच का रास्ता खोजने के प्रयास में दिल्ली वक्तव्य जारी किया। इसके मुख्य बिंदु देश में शांत माहौल को प्रेरित करने, राजनीतिक कैदियों को आम माफी देने और प्रगतिशील राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित करने के लिए सामान्य सुलह की नीति को अपनाने पर केंद्रित थे। बयान में ये भी रेखांकित किया गया कि देश की सरकार में अधिक उदार भावना का संचार किया जाना चाहिए। हालांकि जब गांधी जी 23 नवंबर 1929 को इरविन से मिले तो उन्होंने दिल्ली स्टेटमेंट में दिए गए प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। आज प्रसिद्ध चिकित्सक, समाज सुधारक और विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान के प्रखर प्रचारक महेंद्र लाल सरकार की जयंती है। उनका जन्म 2 नवंबर 1833 को बंगाल में हावड़ा जिले के पैकपारा गांव में हुआ था। वो भारत के पहले राष्ट्रीय विज्ञान संघ के संस्थापक थे, जिसका नाम इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस था, जहां नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन और कई अन्य वैज्ञानिकों ने अपने वैज्ञानिक प्रयोग शुरू किए। महेंद्र लाल सरकार ने यूरोपीय चिकित्सा पद्धति की पढ़ाई की थी। बाद में जब उन्हें लगा कि पश्चिमी चिकित्सा पद्धति का महंगा इलाज भारतीय नहीं करा सकते थे, तो होम्योपैथी और अन्य वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने की दिशा में जुट गए। ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन की बंगाल शाखा की एक बैठक में उन्होंने होम्योपैथी को उस समय की पश्चिमी चिकित्सा से बेहतर घोषित किया, जिसके लिए उनका ब्रिटिश डॉक्टरों ने बहिष्कार किया। हालांकि वो भारत में एक प्रमुख होम्योपैथिक चिकित्सक बन गए और अपने करियर के दौरान लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तपस्वी योगी रामकृष्ण और त्रिपुरा के महाराजा सहित उन दिनों के कई उल्लेखनीय व्यक्तियों का उपचार किया। महेंद्र लाल सरकार एक मानवतावादी थे, जो मानते थे कि विज्ञान मानव की समृद्धि को बढ़ा सकता है और भारतीयों की गरीबी तथा अज्ञानता को दूर करने के लिए आधुनिक विज्ञान को बढ़ावा देना जरूरी है। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 1876 में द इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस IACS की स्थापना की। एसोसिएशन ने जनता के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए नियमित व्याख्यान आयोजित किए। सरकार ने महिलाओं की शिक्षा का भी समर्थन किया। उन्होंने IACS में शाम के व्याख्यान में स्वतंत्रता सेनानी सरला देवी चौधरानी की उपस्थिति की व्यवस्था की, ताकि वो भौतिकी में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। 23 फरवरी 1904 को महेंद्र लाल सरकार का निधन हो गया, लेकिन विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान को लोकप्रिय बनाने की उनकी विरासत ने भारतीय समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी है। हम भारत के इस महान सपूत और मातृभूमि के प्रति उनके प्रेम को सलाम करते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। छब्बीसवें संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26 के संबंध में आकाशवाणी से विशेष कार्यक्रम COP26 श्रृंखला प्रसारित की जा रही है। इसके अंतर्गत प्रतिदिन सम्मेलन से संबंधित शब्दों, पदबंधों या परिकल्पनाओं की जानकारी दी जा रही है, जिनका उपयोग ग्लासगो में किया जा रहा है। आज हम जलवायु वित्त पर बात करेंगे।
जलवायु वित्त या क्लाइमेट फाइनेंस का तात्पर्य उन सभी गतिविधियों, कार्यक्रमों या परियोजनाओं के लिए धन का प्रवाह सुनिश्चित करना है जो जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करती हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन के संबंध में तापमान कम करने और अनुकूलन जैसी दुनिया भर में की जा रही गतिविधियां शामिल हैं। इनके लिए धन विविध प्रकार के स्रोतों, सार्वजनिक और निजी, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय तथा वित्त के वैकल्पिक स्रोतों से आ सकता है। 2015 के पेरिस समझौते में विकसित देशों ने सार्थक उन्मूलन कार्रवाई के लिए विकासशील देशों की जरूरतें पूरी करने के लिए 2020 तक संयुक्त रूप से $100 अरब का लक्ष्य हासिल करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। इसके बाद यह लक्ष्य हासिल करने की अवधि बढ़ाकर 2023 कर दी गई थी। भारत निरंतर जलवायु परिवर्तन से निपटने में विकासशील देशों के लिए धनी देशों से ज्यादा योगदान करने की अपील करता रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मुंबई की अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 6 नवंबर तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन और भ्रष्टाचार के आरोपों में देशमुख को कल रात गिरफ्तार किया था। आयकर विभाग ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से जुड़ी लगभग सैकड़ों करोड़ रुपए की विभिन्न संपत्तियों को महाराष्ट्र, दिल्ली और गोवा में अस्थायी रूप से कुर्क किया है। बेनामी अधिनियम के तहत आयकर विभाग ने इन संपत्तियों को जब्त किया है। हमारे संवाददाता ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया है कि कुर्क की गई संपत्तियों में एक सहकारी चीनी कारखाना और नरीमन पॉइंट पर एक टावर शामिल है। अफगानिस्तान के काबुल में सबसे बड़े सैनिक अस्पताल में गोलीबारी के बाद 2 विस्फोटों में 19 लोग मारे गए और 50 घायल हो गए। अभी तक किसी ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन आधिकारिक बख्तर न्यूज एजेंसी ने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से बताया है कि इस्लामिक स्टेट के आतंकियों को अस्पताल में प्रवेश करते देखा गया। AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज आकाश कुमार ने पदक पक्का कर लिया है। आकाश ने 54 किलोग्राम के क्वार्टर फाइनल में रियो ओलंपिक के रजत पदक विजेता वेनेजुएला के योएल फिनऑल रेवाज को पराजित किया। आज ही 5 बार के एशियाई पदक विजेता शिव थापा क्वार्टर फाइनल में अपनी चुनौती पेश करेंगे। 2020 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप 2 में अबू धाबी में नामीबिया के साथ खेलते हुए ताज़ा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 12 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 85 रन बना लिए थे। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आज ही हुए ग्रुप 1 के मैच में अबू धाबी में दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को 6 विकेट से पराजित किया। 85 रन का लक्ष्य दक्षिण अफ्रीका ने 39 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। कल शाम 7:30 बजे अबू धाबी में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। आकाशवाणी से सभी मैचों का आंखों देखा हाल FM रेनबो से प्रसारित किया जा रहा है। तमिलनाडु में मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पिछले 24 घंटे के दौरान विल्लुपुरम जिले के मरक्कनम में सबसे अधिक 20 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में जलवायु शिखर सम्मेलन से अलग संवेदनशील द्वीपीय देशों के लिए अवसंरचना IRIS पहल का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन से अलग इस्राइल और नेपाल के प्रधानमंत्री, यूक्रेन के राष्ट्रपति तथा उद्योगपति बिल गेट्स से मुलाकात की। COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के पहले बड़े समझौते में 100 से अधिक वैश्विक नेताओं ने 2030 तक वनों की कटाई रोकने और वनों का दायरा बढ़ाने का वायदा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोविड के कम टीकाकरण वाले जिलों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 106 करोड़ 88 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.21%। उपचुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की पूर्वोत्तर राज्यों और बिहार में एक तरफा जीत। भाजपा ने मध्य प्रदेश और असम में
तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में और कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में अधिकतर सीटें जीती। और T20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।